हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजीनियर प्रभात प्रियदर्शी। और आज से आपका जो भी फर्दर क्लासेस होंगे, थोड़ा शांत रह लीजिए, जो भी फर्दर क्लासेस होंगे फिज़िक्स का वो हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने कितना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ा है ना, 3rd चैप्टर पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स दूसरा आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड 3rd पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो 4th चैप्टर जो आपका है वो है आपका क्या, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक्चुअली में मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म जो एनसीईआरटी का चैप्टर है आपका, बैठिए जल्दी से। इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है, कोई बच्चा जानता है क्या? इस चैप्टर को और किस नाम से जानते हैं? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? और नहीं जानते? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली में जो कह सकते हैं कि दुनिया में मैग्नेटिज्म होती है ना, मैग्नेटिज्म 2 प्रकार की होती है। एक आपका है परमानेंट मैग्नेटिज्म और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म आपका परमानेंट मैग्नेट की वजह से, द मैग्नेटिज्म कॉजेज ड्यू टू permanent magnet is known as the permanent magnetism, and whereas the magnetism causes due to the flow of the electric current, या you can say that जब एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और देन उसके वजह से चारों तरफ उसके एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एराइज्ड होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, ओके। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते थे। सबसे पुराना, ज़रा बेसिक लेक्चर को आज थोड़ा समझेंगे क्योंकि इंटरेक्शन हम लोगों का अभी तक नहीं हुआ था, तो पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ा इंटरेक्ट भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ थोड़ा बेसिक लेक्चर, पहला क्लास है चैप्टर का, तो थोड़ा बेसिक लेक्चर और देन फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको मैंने बताया। एक्चुअली में जो है ये मैग्नेटिज्म जो है ना, परमानेंट मैग्नेटिज्म जो है, ये बहुत पहले इसका इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब जिसको आप कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत बाद इसका इन्वेंशन हुआ है। आप कह सकते हैं कि किस ईस्वी में या किस ईयर में ये इन्वेंट हुआ, तो ये 1820 में, 1820 के लगभग ओस्टेड करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार पाया कि कहीं, उससे पहले लोग जानते ही नहीं थे, कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, नहीं जानते थे। उससे पहले यही कहानी पता थी कि इलेक्ट्रिक करंट एक अलग कहानी होती है और मैग्नेटिज्म एक अलग कहानी होती है, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ओस्टेड ने 1820 में इस चीज़ को मतलब देखा और पाया, और फिर जब उन्होंने वेरीफाई करके दुनिया को बताया, तो फिर उसके बाद दुनिया जानी कि नहीं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है चारों तरफ, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम कहते भी हैं, इस चैप्टर को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और दूसरा आगे रिवर्स कह सकते हैं, वाइस वर्सा भी ऑल्सो ट्रू है। क्या कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है, वो भी हम लोग हमारे सिलेबस में है क्लास 12th के। और वो किस क्लास में पढ़ेंगे, किस चैप्टर में पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, आगे जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करंट को पाएंगे, रिवर्स इसका। इस चैप्टर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होता है तो फिर उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। और इससे कोरिलेटेड राउंड अराउंड सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आप देख सकते हो जो वर्ड मैं हमें मतलब लगातार आया हूँ तब से नाम ले रहा हूँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ओके। तो आप देख सकते हैं ये स्टैंड करता है, इलेक्ट्रो जो है ये स्टैंड करता है यहाँ पर किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए।
ठीक है। और मैग्नेटिज्म तो आप जान ही रहे हैं किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिज्म कॉजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स वाई इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको आप कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपल सा बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग हीटिंग इफेक्ट भी जानते हैं, केमिकल इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी है। उसी के बेस के उसी को आधारित करके ये चैप्टर को बनाया गया है और इसको एनसीईआरटी में नाम दिया गया है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, अब जैसे कि मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान से समझना बाबू, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये आप देख सकते हो मूविंग चार्जेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? अरे एक बच्चा तो बताइए कि मूविंग चार्जेस का मतलब। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कैसा था? पूरी 2 चैप्टर आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चार्ज कैसा था? रेस्ट में था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको है? द स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर द स्टैटिक कंडीशन, मतलब कि जब चार्ज रुकी हुई है और उसके बारे में राउंड अराउंड सारी बातें जहाँ पढ़ते हैं, वो चैप्टर, वो यूनिट क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर 2 चैप्टर आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 2 चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ मूविंग चार्जेस का मतलब होता है जब चार्ज आपका डायनेमिक फॉर्म में आ जाता है ना, जब डायनेमिक फॉर्म होता है चार्ज का, तो ये आप जान लीजिए कि वो क्या है, वही तो है इलेक्ट्रिक, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो मूविंग चार्जेस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखो मूविंग चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो उससे रिलेटेड वाला मैग्नेटिज्म मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपको, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द मैग्नेटिज्म, सिंपल भाषा में आप समझिए, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में, कि मैग्नेटिक कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे ज़्यादा बेसिक क्या बोलूँ, ये चैप्टर के बारे में पूरी तरह आपको मैंने डिटेल दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कंटेंट पे चलते हैं। ओके, चलो। तो टॉपिक, सब टॉपिक, ये सारी बातें तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अब वो हम आपको लिख देंगे। चलिए अब आगे देखो, जैसे सबसे पहला जो इस चैप्टर के अंदर, तो पहले मैं चैप्टर नेम लिख देता हूँ आपको, देखिए। चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहला जो चीज़ हमें पढ़ना है वो है आपका ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, और मैंने ऑलरेडी आते ही आपको डिस्कस किया है, बता दिया है कि ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दुनिया को पता चला, ठीक है। वो एक बार एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे थे, फिजिक्स थे नो डाउट, तो फिजिक्स थे, तो एक बार लेक्चर ले रहे थे, तो लेक्चर लेते वक्त उन्होंने देखा, वो एक्चुअली लेक्चर किस टॉपिक पे ले रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट पे। तो उसके दौरान उन्होंने देखा कि एक वायर के पास में आपका मैग्नेटिक कंपास का नीडल चला जाता है, मतलब पास में नीडल आ जाता है। तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक कंपास में सडन डिफ्लेक्शन आ रहा है। डिफ्लेक्शन समझते हैं ना, मतलब कि अगर मैग्नेटिक कंपास, आपके मोबाइल में भी मैग्नेटिक कंपास होगा जो कि आपको नॉर्थ साउथ ये सब बताता है ना, डायरेक्शन आपको बताता है किसका, दिशा का। तो कह सकते हैं कि वो मैग्नेटिक कंपास जो उन्होंने लिया, तो उन्होंने देखा कि वो जीरो, जो डिफ्लेक्शन उसका नीडल था, जीरो पे रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर उसमें कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड में उसको ले जाइएगा तो फिर वो क्या होगा, सडन डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो जब उन्होंने एक वायर के पास में उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास ले जाने के बाद उसमें सडन डिफ्लेक्शन आ जा रहा है, तो सडन डिफ्लेक्शन आ जा रहा है, इट मीन्स दैट
वो इस निष्कर्ष पर निकले कि मतलब पहुँचे कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के चारों तरफ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास का, उसमें क्या आ जा रहा है, सडन डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। तब वो इस बात पर रिसर्च करना शुरू किए और तब उन्हें पता चला कि अच्छा कहीं कभी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से अगर फ्लो हो रहा है देन उसके चारों तरफ उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो तब उन्होंने दुनिया को बताया कि मैग्नेटिज्म जो कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मैग्नेट, उससे पहले सिर्फ लोग वही जानते थे परमानेंट मैग्नेट, जो कि आप जानते हैं बार मैग्नेट जिसको कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारा फील्ड को लोग दुनिया जानता था उससे पहले। उसके बाद सारी दुनिया जानी कि अच्छा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से भी मैग्नेटिज्म हो सकता है। ठीक है, और वही आपका ये चैप्टर है। ओके, अब देखिए चलिए, तो अब यहाँ से कंटेंट को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखिए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्पेलिंग आपके पास सामने है, लिख लीजिए देखकर। बहुत गर्मी है। लिखिए तो इसमें इन 1820 Oersted performs an experiment. Oersted performs an experiment in which he found that there is some deflection occurred. There is some deflection occurred in the needle of magnetic compass comma देकर when it brought near the current carrying wire. Near the current carrying wire. Okay, ठीक है। अब सुनिए, इधर देखना बाबू। जैसे मान लीजिए कि करंट कैरिंग वायर में करंट कैरिंग है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें करंट फ्लो हो रहा हो, करा रहे होंगे वो। अभी फ़िलहाल मैं एक स्विच लगाकर, ठीक है, और इसको बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये कंडक्टर है और सारा सर्किट, अगर जैसे ही इस स्विच को आप क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट, पॉजिटिव से करंट निकलेगा। आपको पता है करंट इस तरह से फ्लो होगा और फिर वापस करंट आएगा और सेल को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आप 10th में भी पढ़ा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो चुकी है, आपने पढ़ा है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। उन्होंने ये देखा कि जैसे ही वायर के पास, इस कंडीशन में भी अगर वो लाते हैं कंपास को, जब लाएं तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं मान लीजिए ऐसा उसमें डिफ्लेक्शन हुआ है। जैसे कंपास अगर आपका 0 पे है, ऐसा है, इट मीन्स दैट कि अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, पूरी तरह कंपास को मैं नहीं बनाया जा रहा है, बस नीडल आपको समझा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपास का नीडल न्यूट्रल से वो इस तरफ अगर झुक गया, सपोज दैट ऐसा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम उन्होंने फिर से बनाया, मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट पूरा जो अरेंजमेंट है फिर से करा, और उसमें उन्होंने क्या करा कि इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। ध्यान से देखना बाबू,
ठीक है, स्विच के, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब फिर तो आपको पता है कि करंट इस तरफ से बहेगा इस बार, है ना, इस तरफ से बहेगा। और फिर जब उन्होंने कंपास को बुलाए तो देखे कि अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। ध्यान से देखना बाबू, अगर न्यूट्रल होता तो ऐसा था नॉर्मल कंडीशन में। इस समय में जब करंट की डायरेक्शन देखो कैसा है, इस तरह से, मतलब कैसा है इस सर्किट में, बोलो तो हाथ जैसा घूमना, कैसा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो उस समय उन्होंने देखा कि कंपास के लिए अगर सपोज दैट ऐसा हुआ तो फिर नेक्स्ट में उन्होंने देखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जब करंट को हम रखते हैं तो कंपास के नीडल कैसा हो जाए, जैसा घुमा था उसके ठीक अपोजिट। एक तो ये दो बातें उन्होंने ये ऑब्जर्व करा। तीसरी बात, फिर से उन्होंने अरेंजमेंट सेम डाला, ठीक है, फिर से सेम डाला और क्या करा उन्होंने कि इस बार फिर से कोई भी पोलरिटी का सेल दे दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन स्विच जो था उसको क्लोज नहीं करा, स्विच को क्लोज नहीं करा, मतलब सर्किट को क्लोज ही नहीं करा। मतलब इसमें कोई करंट होगा क्या, कोई करंट नहीं होगा। तब उन्होंने देखा कि कंपास का नीडल जो था वो जीरो पे ही रह गया, कोई सडन डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आया। अब समझो बाबू, इससे क्या समझ में आता है, इससे आपको इसे समझ में आता है कि कहीं न कहीं इस वायर, जब करंट वायर से फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ जब तक मैग्नेटिज्म नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर कंपास में हमारा डिफ्लेक्शन नहीं आता, नहीं होता। अगर हो रहा है इट मीन्स दैट कि कहीं न कहीं वहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इस यही कारण था कि इसके बाद वो बहुत सारा रिसर्च करे और आगे क्या किया वो भी बताऊंगा आपको। और फिर जाके उन्होंने दुनिया को बताया वेरीफाई करके कि अगर किसी वायर से या कहीं पर भी किसी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिज्म। और उसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। पहले ये बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना लीजिए बाबू, बना लीजिए। पंखा उंखा तो है वो एसी चल रहा है क्या? अच्छा आप फिर आए, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा इधर का नहीं चल, ये नहीं चलता, बहुत गर्मी है यहाँ आके देखो ये नहीं चल रहा है ना, ये तो ऑन ही नहीं तो क्या चलेगा। अच्छा रहने दीजिए, नेक्स्ट डे से चलिए। उतार लिए हैं? हो गया? नेक्स्ट करें, देखिए यहाँ देखो बाबू, हाँ बात को थोड़ा बंद कर दें। अब यहाँ देखिए, अगर नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करा, पहले सारा एक्सपेरिमेंट को आप देख लो। नेक्स्ट क्या करा उन्होंने कि उन्होंने क्या किया कि एक वायर था,
अब आपको पता है कि एक एंड को अगर हायर पोटेंशियल पे डाल दो, मतलब सेल से कनेक्ट कर दो पॉजिटिव पोटेंशियल से, और इसको नेगेटिव पोटेंशियल से, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कोई ना कोई डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ऐसा उन्होंने फ्लो कराया है कि बॉटम टू टॉप करंट की डायरेक्शन थी इसमें, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन थी इसमें, ठीक है, आई, ओके। और इसको क्या किया उन्होंने कि एक आपको कार्डबोर्ड से, आपने ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी देखा होगा, एक कार्डबोर्ड के थ्रू आप ऐसा करते हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, इसको क्लीन करते हैं। इधर देखिए, एक कार्डबोर्ड के थ्रू आर पार उन्होंने पूरी तरीके से वायर को निकाल दिया, ठीक है। और इसमें करंट दे दिया, मान लीजिए आई, ओके। और इस पे आयरन फिलिंग्स को पूरी तरीके से छिड़क दिया, ठीक है। ऐसा आपको पता है निकेल, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे जो मटेरियल है उसे वो आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इनको ये इजीली क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आयरन के फीलिंग का मतलब आप समझते हैं, आयरन का बुरादा, ठीक है। जैसे आप देखोगे आरी से अगर लकड़ी काटता है तो वो बुरादा नीचे गिरता है ना, वैसा, ठीक है। उसको इस पर कार्डबोर्ड पे ऐसे छिड़क के और इसके आर पार वायर था जिसमें करंट उन्होंने फ्लो करा दिया। ये करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट देखा कि कुछ जो आयरन का फीलिंग था ये कैसा कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ इस शेप का, ध्यान से देखना है, कुछ इस शेप का, इस शेप में खुद ब खुद अरेंज्ड हो गया। ये कैसा शेप है, कंसेंट्रिक सर्कल। कैसा है, जिसका हर का सेंटर क्या है, एक ही पॉइंट पे। जैसे कार्डबोर्ड देखो और इस पर आयरन फिलिंग पूरा छिड़का हुआ था, ये इसमें अभी मान लो करंट इसका एक वायर इसके आर पार जा रहा है कार्डबोर्ड का, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा। और इस पर आयरन फिलिंग छिटा हुआ है। जैसे ही इसको ऑन किया उन्होंने स्विच, इससे करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो उन्होंने देखा कि जो आयरन का बुरादा पूरा छिड़का हुआ था वो कैसा शेप ले लिया, कंसेंट्रिक सर्कल, अलग अलग रेडियस का, देख सकते हो, अलग अलग रेडियस का, रेडियस इंक्रीज होते हुए, ठीक है। इस तरह से वो अरेंज्ड हो जाता है। तब उन्होंने ये बात पक्का समझ लिया है कि कहीं न कहीं एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म होता है, जिसके वजह से ये जो बताता है कि उसके तरफ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा मतलब डायरेक्शन रखेगा, कैसा अरेंज्ड होगा, ये चीज़ बताता है। और इसका डायरेक्शन निकालने का भी राइट हैंड थंब रूल दिया उन्होंने, फिर आगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको बनाएं, फिर से वो 3 डायग्राम और फिर ये 2 डायग्राम, ये सारा एक्सपेरिमेंट ही था उनका। चलिए थोड़ा मैं अपने बारे में, चलो बनाते रहो, बता रहा हूँ। मेरा नाम इंजीनियर प्रभात प्रियदर्शी, जो मैंने आपको बता दिया। मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से हूँ, ठीक है। और पिछले 10 सालों से जेई और नीट को पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है, लगातार। आप लोग तो शायद बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो और सिंपल सी बात है बाबू, फिज़िक्स में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट को पकड़ना पड़ता है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं ये। तो आपको हर एक चैप्टर में जो कंसेप्ट आपको देता जाऊंगा और जो जो न्यूमेरिकल आपको कराता जाऊंगा, आप बनाएंगे, उसको रिवाइज करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आप हम लोग पूरी सिलेबस को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना आप ही को है,
मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, गाइडलाइन कर सकता हूँ। देखो तो करेंट की डायरेक्शन ऐसी थी जैसा हमने लिया था। चलो नीचे और ऊपर दोनों तरफ दिखा भी देते हैं। अब इसमें डायरेक्शन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे आया बताऊँगा। अब देखो इधर देखना हो, इसका बना लिया ना। अब लैंग्वेज फील्ड लिखा दूंगा। देखिए इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए इसमें करंट कैसा लिए थे बोलो, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? बॉटम टू टॉप ये लिए थे। तो इन्होंने कहा कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में डालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें इसको रखना है। और फिर उन्होंने कहा कि जैसा आपका रेस्ट 4 फिंगर्स कर्ल होता है उस तरफ आपको कर्ल कर देना है। देखो ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम तो इधरे कर्ल करें, हम तो तोड़िए लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसा होता है वैसा राइट हैंड का, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल इसका नाम ही है। देखो करंट की डायरेक्शन अगर नीचे होती तो ऐसे लगाते, ठीक ना, फिर ऐसे कर्ल करते, समझ आया। तो ऐसे कर्ल करेंगे तो देखो ध्यान से कैसा आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल, अलग अलग रेडियस का सर्कल। तो आप देख पा रहे हो ऊपर से अगर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो घुमाओगे कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे से देखोगे तो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है। देखो वही मैंने बताया है, एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड तो एक करंट कैरिंग वायर में है, लेकिन कैसा है उसका डायरेक्शन ये भी दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। अलग अलग रेडियस का सर्कल होगा। ये माना जाएगा कि यहाँ से शुरुआत होगी फील्ड और लगभग माना जाता है कहाँ खत्म होगी, इन्फिनिटी पे जाके। अब किससे कोई नहीं जानता इन्फिनिटी कहाँ है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, एक चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फील्ड चार्ज के से शुरू होता है और कहाँ पर जाके खत्म होता है, इन्फिनिटी पे। वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का भी है। तो बाबू कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए तो अब आप लिखिए ज़रा सा जो लिखा रहे हैं, लिखिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स को मैंने आपको डील कर दिया, अब लिखिए। तो लिखो तो लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, नीचे से, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is flowing through a conducting wire, is flowing through a conducting wire, then the magnetic field is created around the wire, is created around the wire in the form of concentric circles, ओके। आगे लिखिए, the magnetic field due to the current carrying wire, the magnetic field due to the current carrying wire starts from the conductor and ends to the, अच्छा लिखो, starts from the conductor and assuming to be ends up to the, ऐसा लिखो, assuming to be ends up to the infinity, ठीक है बाबू। assumed to be ends up to the
assumed to be ends up to the infinity। इधर देखिए, चलिए, तो यहाँ पे आपका ये ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट होता है ख़त्म। कृपया आपको अगर बोर्ड्स में आता है तो ऐसे ही आप पूरा लैंग्वेज लिखेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे, 2-3 जो भी है डायग्राम, 3 डायग्राम वो है और 2 डायग्राम ये है, ठीक है। सारे डायग्राम बना देंगे, बेहतर आपको नंबर में मिल जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट, तो ओस्टेड ने यहाँ से हम लोग जान गए कि दुनिया को बता दिया है कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, बता दीजिए, मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट आगे निकलते हैं बाबू। तो आगे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो लिखिए तो हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, जैसे याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर, स्केलर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है चार्ज के चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना। जो वेक्टर मतलब ई पे क्या चलता था, वेक्टर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वैसे देखा जाता है कि स्पेस है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जिसको बोलते हैं वो क्या है आपका, एक वेक्टर है, ठीक है। तो वैसे जनरली जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सीधा से समझिए, कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो आप क्या बोलेंगे, वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो वेक्टर, ठीक है। तो लिखिए तो, मैं जो लिखा रहा हूँ, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, द स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस है ये, तो आपको ये तो अंडरस्टूड है, तो सीधा लिखिए द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर in which the effect of magnetic field, in which the effect of magnetic field can be experienced is known as the मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बाबू। इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख लिया। अब ध्यान से समझना, मैग्नेटिक, यहाँ पर वेक्टर बी दिए थे, बेहतर है कि यहाँ से अगर जो डेफिनेशन लिखे ना, तो यहाँ से ये आप लोग भी हटा ही दो। अब मैं वेक्टर बी लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का हमने डेफिनेशन लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। अब इसको आप लोग वेक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए हटा दिया उसको। अब इधर देखो, ध्यान से समझना है। अगर एक करंट कैरिंग वायर है बाबू, ध्यान से समझो, या कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, हम पढ़ चुके। अब समझिए, ये स्पेस, इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो सारा स्पेस इस करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। आप समझिए, उस फील्ड में किसी पॉइंट पे फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है। जैसे समझना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान होता है थोड़ा सा नामी ग्रामी, माने बहुत सारे हैं सोसाइटी में होते हैं, तो जैसे कि गुड्डू भैया है, वो कोई ऐसे नाम ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, ठीक है, अब दबंग आदमी है भाई, ठीक है। तो समझना ध्यान से,
तो किसी मोहल्ले में या किसी चौराहे पर उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, समझना भाई। इस एरिया में उनका बड़ा नाम है, तो उनके चमचे जो होते हैं, चम्मच, वो कहीं पे उनका नाम लेके अपना काम करवा लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुड्डू भैया की जय हो। ओके, लेकिन आगे समझिए, आगे समझना, अगर फलाने कोई और चौक पे गए और उनका चम्मच जो था, चमचा, वो जाके वहाँ पर नाम लिया, हम गुड्डू भैया का आदमी, मुन्ना भैया का आदमी, एक थप्पड़ मार दिया। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि गुड्डू भैया का वहाँ उस चौराहे पे इफेक्ट नहीं है। फील्ड भले ही उनका एक रेंज ही है, उसके बाहर उनका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब एक रेंज है, जैसे गुड्डू भैया का, समझिए बाबू, इससे फिजिक्स को समझना है, मजाक मस्ती में ही हमको पढ़ना है, बात तो समझिए। एक गुड्डू भैया का रेंज था, वो उनका फील्ड कहलाया, लेकिन उस फील्ड में किसी चौराहे पे उनके नाम से काम होता है कि नहीं, ये उनका स्ट्रेंथ कहलाएगा। अरे समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? वैसा ही मैं एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ स्पेस जिसमें फील्ड का इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, वो सारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उस फील्ड में किसी पॉइंट पे उसका क्या स्ट्रेंथ है, वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। चीज़ें दोनों आकाश पाताल है, नाम बच्चा अक्सर दोनों को सेम समझता है। दोनों सेम चीज़ है क्या? नहीं है। तो लिखिए तो बाबू, इसके इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में, लिखिए द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field at any position, या आप at any point भी कह सकते हैं, एक ही बात है। at any position in a given magnetic field is defined as the magnetic field induction। अच्छा बाबू, इधर देखना है, लिख लिया? इधर देखिए, क्या आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? वो किससे रिलेटेड था बताइए तो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी आएगा आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिससे रिलेट करेगा क्या आपको? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप सब बतना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स मैं आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मतलब आगे आपका सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो लिखिए तो नीचे से जो लिखे हैं उसका पैराग्राफ चेंज करके या एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लिखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द, आपको दूसरे नाम से भी देगा तो सेम डेफिनेशन बोल रहा है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, या लिखना। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये टॉपिक आपका होता है, ये तो मैंने हमको जानना था, हमने जान लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं अब जनरली जब भी मैं बोलूँगा तो बताइए, मैं बोलूँगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेस की नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। समझ में आ गया ना? तो इसको मैग्नेटिक फील्ड जब बोलते हैं ना जनरली, तो उसकी ही बात करते हैं, मतलब कि किसी पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। अब देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड, अब फील्ड बोला तो अब सिंपली बोला हो तो मतलब क्या समझ गए ना? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? तो एक नीचे से लिख लीजिए, एक पॉइंट बना के, और मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी।
इधर देखना बाबू, इधर देखिए, जैसे याद होगा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, हाँ, वैसा ही मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ उसी तरह का आइडेंटिकल एक लॉ है आपको, क्या, बायोट सेवर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके ये लॉ दिया है, इसलिए दोनों का नाम है इसमें, ठीक है ना, बायोट ने और सेवर्ट ने, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ, ये एक्चुअली में आप ध्यान से समझिए, ओस्टेड ने बता दिया कि कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, कैसा है, ठीक है, ये सारी बात कर चुके, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ से हमको ये पता चलता है, तब देखिए ध्यान से समझना कि सब कुछ पता चल गया, लेकिन किसी पोजीशन पे, या कह सकते हो कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फील्ड होता है, ठीक है, ये बात पता चल गई, लेकिन किसी पोजीशन पे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। जैसे एक चार्ज है और उसके आसपास उसकी फील्ड में कोई और चार्ज आती है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ये बात तो हमको, ठीक है, चार्ज देख के पता चलेगा, उसकी पोलरिटी देख के पता चल जाएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा, लेकिन अनलाइक चार्जेस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने किससे निकालना सीखा था, कूलम्ब्स लॉ से। किससे सीखा था, कूलम्ब्स लॉ से। वैसे ही एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके वजह से आसपास उसके किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये निकालेंगे हम किससे, बायोट सेवर्ट लॉ से। तो ध्यान से देखना बाबू क्या है, मान लो एक वायर है, मैंने ऐसे ही एक वायर मान लिया, ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ध्यान से समझना, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अब हमें फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा, अच्छा करंट बताओ स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है, पढ़े है ना, तो करंट स्केलर है लेकिन डायरेक्शन है उसमें, मैग्नीट्यूड है उसमें, फिर भी वो क्या है, स्केलर। एक्चुअली देखा जाए तो टेंसर क्वांटिटी है, जानते होंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो अभी अपने क्लास 12th के अंदर उसको हम स्केलर मान के चलते हैं, ठीक है। तो स्केलर है, तो अब ध्यान से देखना, जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको एज अ वेक्टर, मतलब एक करंट एलिमेंट लिया जाता है इसमें, जैसे समझना, एक छोटा सा लेंथ हमने कंसीडर किया इसका, कौन सा, डीएल, कितना लेंथ कंसीडर किया, डीएल, दिख रहा है ना, हाँ, तो डीएल, और आई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आई डीएल, मतलब डीएल पे वेक्टर चढ़ा दो, इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। ध्यान से समझना, जो इनका कहना था, किनका कहना था, बायोट सेवर्ट, जो दोनों साइंटिस्ट थे, इनका कहना था, क्या कहना था, कि आई डीएल एक करंट एलिमेंट है जो कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में ही लेंगे। देखो ध्यान से, ये है इसका डायरेक्शन, डीएल का भी, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, इसी में मैंने छोटा सा लेंथ लिया, आई डीएल करंट एलिमेंट कहलाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई डीएल आपका क्या कहलाता है, वेक्टर के साथ, ये कहलाता है करंट एलिमेंट, ठीक है, ये कहलाता है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट आई डीएल हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ से मान लो कुछ आर डिस्टेंस पे, कुछ आर डिस्टेंस पे हमको निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो पूरी करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन छोटा सा आइडियल जो करंट एलिमेंट है, इसके वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर क्या होगा, ये निकाल के दिया किसने, बायोट सेवर्ट साहब ने। समझ में आया, इस लॉ से ये फाइंड आउट होता है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या मैं मानने जा रहा हूँ। एक आपका इस पोजीशन से डीएल से पॉइंट पी मान लो इसको, इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको मिलाने वाली जो पोजीशन वेक्टर पढ़ा ना क्लास 11 में, पोजीशन वेक्टर में, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम मान रहे हैं क्या, आर, ठीक है। और देखना इन डीएल, देखो एक डीएल एक किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में, और एक आर का ये डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये सारी बात हमने
मान लिया, ठीक है। आइडियल को आप क्या बोलते हो, करेंट एलिमेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये छोटा सा लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट आइडियल जो है इसको एज अ वेक्टर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ा सभी लोगों ने ये देखा कि डायरेक्शन है करंट में, लेकिन वो कैसा है, स्केलर। तो यहाँ बायोट सेवर्ट ने ये कहा कि हम करंट को एज अ करंट को एक करंट एलिमेंट मानते हुए, कैसा, तो सिर्फ आई नहीं, आई डीएल, और डीएल पे क्या है, वेक्टर, और इसको हम करंट एलिमेंट को एज अ वेक्टर उन्होंने ट्रीट करा, ठीक है। तो अब देखिए आइडियल दिख रहा है आपको, और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इनका कहना था बायोट सेवर्ट साहब का कि इन्होंने कहा कि भाई जो छोटा सा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा उसके, करंट क्या फ्लो हो रहा है बताओ तो, आई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं बहुत अच्छा आपको नोट्स बनवा दूंगा, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखो। तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि डीवी जो है ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा करंट एलिमेंट के, क्या पूरे वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, नहीं, किसके वजह से निकाल रहे हैं, इस करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है ना, इसके वजह से, यही इन्होंने दिया ही, ठीक है। तो डीवी जो है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो करंट एलिमेंट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बोलिए, आई के। दूसरी बात कहा कि डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो आई, सॉरी यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, आई डीएल के, ठीक है, करंट एलिमेंट के। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि भाई ये डीवी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, तो साइन थीटा का। मतलब क्या, थीटा दिख रहा है ना, थीटा दिख रहा है, उसका कौन सा फंक्शन, ट्रिगोमेट्री का कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन। आप जानते हैं साइन थीटा कोई बड़ा बात नहीं है, आप जानते हैं। डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक और बात इन्होंने कहा कि डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जो कि इसके दोनों के बीच का, मतलब कि डीएल से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, तो ये आर के स्क्वायर के, ठीक है। इतनी बातें उन्होंने बताई कि इन सब पे डिपेंड करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बाय द एक्सपेरिमेंट इन्होंने निकाला और ये बात बताया, ठीक है। इन सब को आप समराइज करेंगे एक साथ तो क्या आएगा बताओ, आई। अच्छा एक और बात, एक और चीज़ कर लेते हैं, अभी वेक्टर बाद में चढ़ा लेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म इसको देख लेते हैं करंट एलिमेंट को। तो जब बताओ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई डीएल। तब देखो डीवी इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, आई डीएल। जैसे ही बताइए, पहले तो एक साथ करो, फिर बाद में करेंगे हम लोग इसको समराइज। इधर देखो, एक साथ करो, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर। एक साथ कर दिया। अब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी को साइन को इक्वलिटी के साइन से रिप्लेस करते हैं क्या आता है, कांस्टेंट को ना होता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये क्या है बाबू, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। कोई दिक्कत, समझ गए हैं? तो अब आप सिर्फ डायग्राम बनाइए, फिर कुछ लैंग्वेज लिखाएंगे, फिर ये फॉर्म सारा से लिखेंगे, अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन भी आगे करेंगे। अभी आप क्वेश्चन बनाने लायक नहीं हुए हैं न्यूमेरिकल। क्या दिक्कत, बोलिए, मतलब बोलो ना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत, हाँ तो पूछ सकते हैं, एक नहीं 10 बार पूछो, कोई बात नहीं है। हट जाए, ठीक। डायग्राम बन जाए तो बताइएगा। बन गया तो लिखिए, हाँ तो बनाओ बनाओ बनाओ।
थोड़ा हवा हम भी खा लें। वहाँ जाके खड़ा होके देखो, बाप रे, बहुत बहुत बुरा स्थिति है गर्मी वहाँ की। तुम लोग सही जगह बैठे हो। तो लिखना बाद में, पहले लिख लो, लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, a current carrying conductor as shown in the diagram ठीक है। आगे फुल स्टॉप के बाद कंसीडर आइडियल, वो वेक्टर आप चढ़ाइएगा जो लिखा हुआ है रेड में दिख रहा होगा, आइडियल, उसके डीएल पे वेक्टर is a small current element, is the small current element in direction of flow of current element in the direction of flow of current फिर आगे लिखिए ड्यू टू विच वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P which is separated with distance r from the current element, distance r, small r लिखिएगा, from the current element। फिर नीचे से बाबू लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे से, द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख सकते हो, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, छोटा ही मैग्नेटिक फील्ड है, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड at point P is directly proportional to the magnitude of current element at point P is directly proportional to the magnitude of current element। बाबू ये दीजिएगा कॉमा, नेक्स्ट लिखिए magnitude of current element कॉमा sin थीटा and inversely proportional to the square of separation, ब्रैकेट में लिख लो r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा आप जो लिखा हुआ है लिख लीजिए। एक बेहतर नोट्स आपका हो गया इस टॉपिक का। ठीक है, बायोट सिवट लो, पता नहीं कितनी बार बोर्ड में आया है, याद रखिएगा। हो गया। अच्छा, अब इसका, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि म्यू नॉट क्या है। याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया था एप्सिलॉन नॉट आया, तो उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर और वैक्यूम, है ना। और
वैसे ही अगर किसी और मीडियम में क्या हो जाता था तो क्या बोलते थे उसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उसका अलग हो जाता था, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से गुना हो जाता था, याद है ना। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, वहाँ परमिटिविटी, यहाँ परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, ठीक है। इस पूरे का एक वैल्यू है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो इधर देखिए, इधर देखना बाबू, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7, ये है, होता है, ठीक है। इधर से देखिए ध्यान से, यूनिट क्या हो जाएगा बताओ तो, इतना का यूनिट क्या हो जाएगा, यहीं से निकलेगा। एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, तब पहले आप लिखिए, यहाँ तक लिख लिए ना, तो लिखिए तो नीचे से, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बात नहीं, इधर देखो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसके ही नाम पे है, ठीक है। हाँ, अगर आपको टेस्ला याद ना रहे तो आप याद रखना, जैसे हम रखे थे जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे कोटा में, उस टाइम नाम याद रखे थे टकला, ठीक है, टकला से टेस्ला हमको याद हो जाता था, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है, ठीक है, ओके। चलो इधर देखो, इधर देखो, टेस्ला देख ले, समझ गए। अब सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमको पता चल गया टेस्ला, तो बताओ बाबू इसका यूनिट यहाँ से नहीं निकल सकता है, सबको इधर करके, इधर देखना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान से समझिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू क्या होगा, डीबी इंटू आर स्क्वायर, डीबी इंटू आर स्क्वायर। अब बटे में क्या आ जाएगा, इतना, तो ये क्या है, आई डी एल साइन थीटा। ध्यान से देखिए, आप बताओ मेरे को, इन सब का यूनिट पता है, डीबी एक प्रकार का छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है बताओ तो, यूनिट अभी भी पता है क्या होता है, टेस्ला। आर का यूनिट क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन में आई डी एल का क्या हो जाएगा, आई का एम्पियर और डी एल एक लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। और साइन थीटा का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं, साइन थीटा इज यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस, ओके। तो यहाँ से देखो, एम से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आपको यूनिट आ गया, क्या आ गया, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक और वैल्यू आप लिख सकते हो, म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट को हम बोलते क्या है, तो मैं लिखा देता हूँ, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। आप चाहो तो इसको साइड में अपने कॉपी के रफ में लिख सकते हो साइड में, ठीक है, नोट्स आपका होता है, खुद से पढ़ना होता है। लिखिए तो, here mu naught is known as the
देखिए हेयर म्यू नॉट इज नोन एज द electrical permeability of free space, vacuum और एयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग होता है, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी अलग होता है। डिफरेंस है, बता दूंगा। पहले देखो तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है। पहला चीज़ है उसका वैल्यू कितना था 8.85 इंटू 10 का पावर -12। इसका देखो क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम, भाई ये दोनों चीज़ किसका होता है बताइए, किसी न किसी मीडियम का। जैसे एयर के लिए ये है, एयर के लिए दोनों वैल्यू बताएं आपको, और मीडियम का देगा। ठीक है, तो समझिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है किसी भी मीडियम का, अपने कोई मीडियम का होता है, और मीडियम का क्या चीज़ होता है वो, तो मीडियम अपने आप को कितना, जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की भी बात कर रहे हैं, किस चीज़ का, एप्सिलॉन नॉट की। तो कोई मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को, मीडियम में क्या होता है मॉलिक्यूल्स, तो अपने मॉलिक्यूल्स को एक कितना परमिट करता है कि दो चार्जेज के बीच के फोर्स को जाकर कम करो। समझ में आया, ये क्या हो गया बाबू, एप्सिलॉन नॉट। और परमिएबिलिटी होता है कि वो मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को ये परमिट करता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो, नहीं समझे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कितना ज़्यादा अपने अंदर से वो जाने दे सकता है। नहीं समझ में आया, परमिट करना मतलब परमिशन देना, समझ में आया। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ गए। तो एक है आपका परमिटिविटी और एक है परमिएबिलिटी। समझ में आ गया, चलिए हटाएं इसको। चलिए एक अच्छा सा नोट्स हमारा बायोट से भट लगा बन के तैयार हो गया, सब कुछ उसमें हमने कर लिया। नेक्स्ट है टॉपिक आपका कि रिलेशन बिटवीन क्या क्या, तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, म्यू नॉट अभी भी पढ़े हैं, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस, है ना, वैक्यूम। ठीक है, तो लिखिए तो नेक्स्ट हेडिंग, relation among epsilon naught, mu naught and c। ठीक है, इसके बीच बात ना करें, 2-3 बार कह दिए बाबू, बात करने के लिए नहीं आते। मेरी मतलब जो भी फैकल्टी यहाँ पर आपको टीचर यहाँ पर 3 को सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उनकी बात सुनने के लिए आप टाइम देते हैं, है ना। 1.5 घंटे का 3 क्लास, मतलब आपका 4.5 घंटा जा रहा है, तो उसको यूटिलाइज करिए पढ़ाई के लिए। बातें करने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है ना। या फिर बाहर जाएंगे तो बात करना थोड़ी मना है, करो खूब बात, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ का बाबू समय है। तो चलो देखो, रिलेशन एमॉन्ग एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी। इधर ध्यान से देखिए, कैसे निकाले रिलेशन। कुछ लगता है आपको वैल्यू तो तीनों को, दोनों का पता है, कितना होता है अभी तो बताए थे 8.85। अच्छा देखो इधर मैं करता हूँ, इधर ध्यान दीजिए। हम जानते हैं, इधर देखना, वी नो दैट, क्या जानते हैं बाबू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है बोलो, किसी को याद ही नहीं होगा। अच्छा ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। तो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, आप यूनिट के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा दूसरा है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का वैल्यू कितना था, -7। अब ये भी लिखाया हूँ, ये दोनों वैल्यू हमको पता है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ से एक और चीज़ कर लेते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू लिख लेते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, और यूनिट अगर लिखना चाहे तो बताइए इसका यूनिट क्या होता है,
किसी को याद ही नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया है। अच्छा चलो ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ, आप लोग को याद तो होगा नहीं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से ध्यान से देखिए, इतना का हमने आपको यूनिट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू R² अपॉन Q1 इंटू Q2। फोर्स का क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट हो जाएगा इतना का। अभी मैंने बात करा है म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है, अभी लिखाया हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। हाँ ये होता है बाबू, ये दोनों का यूनिट आप डाल सकते हैं। यहाँ देखो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसकी यूनिट डालोगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, इस चीज़ को मैं डिवाइड करके इसको फिर ऊपर लाकर रिलेशन ला सकता हूँ। देखो कैसे, 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 1 अपॉन एक, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। बाद में हम यूनिट को भर लेंगे, ठीक है। अभी ढो नहीं रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को ढो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर इसको डिवाइड कर दोगे इससे, हाँ तो आ जाएगा, देखो ध्यान से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 डिवाइड कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट, नीचे में, अब 4 पाई कहाँ जाएगा? ऊपर, 4 पाई ऊपर, इसको भी डिवाइड कर दो, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। पहले तो आप इतना लिखिए ताकि हम पेज बदल सकें। ये रफ चाहो तो आप लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो छोड़ सकते हैं, आप मेन वो लिखिए। अच्छा इक्वेशन 2 को ना डिवाइड किए, सॉरी, एक चीज़ देखो, 4 पाई नहीं ना जाएगा, 4 पाई तो वहाँ हो ही गया। ये देखो म्यू नॉट इक्वल टू इतना है ना बाबू, म्यू नॉट इक्वल टू इतना बाई इतना, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ सिर्फ म्यू 1/, हो जाएगा, लिखिए जल्दी। अरे इक्वेशन 2 में सिर्फ क्या है? म्यू नॉट है ना, देख रहे हैं ना। हाँ ये वाला लिख लिए थे हम लोग बाय द मिस्टेक, ठीक है। कर लिए? हो गया ना। हाँ तो इधर देखिए, 1, इधर देखो 1/ε0 म्यू नॉट को हम इधर रखते हैं, यहाँ देखो 1/ε0 म्यू नॉट, ठीक है, इक्वल टू 4 पाई उधर चला जाएगा,
तो 4 पाई 9 इंटू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में आपका आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना। तो यहाँ से जो कटना होगा काट दो, कट गया। यहाँ से देखो 1/ε0 म्यू नॉट इक्वल टू आपका कितना आ गया 9 इंटू, यहाँ से देखो 10⁻⁻7 है, मतलब 1/10⁻7 ये पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 16, ये कितना आ जाएगा 10⁻16। समझ रहे हैं ना। हाँ, ये क्या चीज़ का स्क्वायर है बताओ तो, दिख रहा है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर है, अरे है ना। मतलब आप कह सकते हैं 1/ε0 म्यू नॉट इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ का ये क्या है स्क्वायर है ना बाबू। तो ये स्क्वायर को अगर इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 1/√ε0 म्यू नॉट। समझ में आ रहा है। मतलब ये किस चीज़ का स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस। मतलब आप कह सकते हैं C इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 1/√ε0 म्यू नॉट। यही आपका फॉर्मूला होता है, यही रिलेशन। देखो इन तीनों के बीच तो रिलेशन था, ये तीनों के बीच का रिलेशन आ गया। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। यही तो है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, जिसको C कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये आप अगर यूनिट लेके चलेंगे, सारे यूनिट को अगर यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। सबको कैलकुलेट करेंगे आपका वही आएगा। ठीक है। तो ये रिलेशन आपका इन तीनों के बीच आ गया। नेक्स्ट डे बाबू हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए यही इतना ही। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पढ़ाई लगातार करते रहें। ठीक है। इसको करना था ना।